नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर जालोर से। जालोर महंत अपहरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। महंत पारस भारती ने खुद अपने अपहरण की झूठी साजिश रची थी। किसी मामले में ब्लैकमेल, बदनामी के डर से यह षड्यंत्र रचा रहा था। महंत ने खुद अपनी गाड़ी में तोड़फोड़ की। महंत 3 दिनों से पोसिंद्रा मठ में छुपकर बैठे थे। पुलिस की पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। महंत का सहयोग करने वाले 3 अन्य लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल आज घटना का पूरा खुलासा करेंगे। और श्याम हमारे साथ जालोर से जुड़ गए। श्याम से बात करते हैं। श्याम, इसे बड़ा खुलासा कहा जा सकता है। हालांकि एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताएंगे सिलसिलेवार की कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ पाई है वो डिटेल क्या है? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से पिछले 3 दिनों से जालोर पुलिस जो है उस महंत की तलाश कर रही थी, लेकिन महंत ने किस तरीके से जालोर पुलिस को भी गुमराह किया और वहां पर पूरे जालोर जिले के साधु संतों को गुमराह किया और 3 दिनों तक खुद पूरी तरीके से जो अपहरण की झूठी साजिश रची, उनके 3 अन्य साथी थे, उन्होंने खुद ने ही गाड़ी में तोड़फोड़ की। इन तमाम चीजों को लेकर जालोर पुलिस आज बड़ा खुलासा करने वाली है। महंत को सिरोही से देर रात को यहाँ जालोर की कोतवाली पुलिस लेकर आया गया है और यहाँ पर जालोर के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल उनसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं। पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। मैं आसिफ, जिस तरीके से बात करें तो अंदर बात करने का प्रयास करूंगा कि जालोर के जो एसपी है वो अभी कुछ ही देर में पूरी घटना का खुलासा करेंगे। तमाम चीजों को लेकर निश्चित तौर से जो अंदर की जो घटनाएं हैं वो पूरी क्या घटना रही थी, इन तमाम बातों को लेकर खुलासा हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से अपने आप में बड़ी खबर है कि 3 दिनों तक जालोर पुलिस की तमाम टीमें उस महंत की तलाश करती रही, लेकिन महंत खुद एक मठ में छुपे हुए रहे। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज पूरा खुलासा होने जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरी रणनीति रची गई थी, इन तमाम चीजों को लेकर आखिर क्या था पूरा घटनाक्रम, बात करने का प्रयास करेंगे। हम जालोर के जो पुलिस अधीक्षक है हर्षवर्धन अग्रवाल, उनसे खुद से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या घटनाक्रम रही थी और सर से ही जानने का जो है पूरी घटना के बारे में प्रयास करेंगे कि आखिर जो सर, हालांकि जालोर जो एसपी है वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे घटना का खुलासा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सर घटनाक्रम रही, पुलिस ने कड़ी मशक्कत की, लंबा जो प्रोसेस चला, लेकिन महंत ने पूरी घटना को खुद ही षड्यंत्र रच लिया। जैसा आप सबको ज्ञात है कि कल रात रेवदर आबकारी थाने पे महंत को कोई छोड़ गए थे। महंत सुरक्षित हैं, उनके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। हमारी टीम जाकर के उनको जालोर ले आई थी। पूछताछ हम कर रहे हैं। अन्य लोगों को भी जिनके नाम है उनको हमने दस्तयाब करके पूछताछ कर रहे हैं और जैसा कि पूछताछ में आएगा उसी प्रकार अग्रिम प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि इस तरीके की महंत ने षड्यंत्र क्यों रचा और पूरे जिलों की जो पुलिस है वो तलाश करती रही? तो मोटा मोटी तौर पर अभी तक क्या सामने आया कि आखिर ये षड्यंत्र इन्होंने क्यों रचा था? देखिए, इस विषय पे अभी तुरंत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है और गहन तरीके से पूछताछ करने के उपरांत ही मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा। निश्चित तौर से जालोर की जो पुलिस है वो लगातार जो महंत से पूछताछ कर रही है। तमाम चीजों को लेकर आसिफ खुलासा कुछ ही देर में जालोर जिले के जो कप्तान है हर्षवर्धन अग्रवाल वो पूरी तरीके से करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से जालोर पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली है कि जिस तरीके से 3 दिनों तक ये महंत ने खुद ने षड्यंत्र रच करके पूरी जालोर की पुलिस को गुमराह किया और उसके बाद जिस तरीके से आबकारी थाने में वहां पहुंचे, वहां पर भी झूठी कहानी बताई कि नाले के पास में पटक करके चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की खबर है जालोर पुलिस सहित समूचे जालोर जिले के लिए कि किस तरीके से एक महंत ने, जिसे जिम्मेदारी पूर्वक अपने जो कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए था, उसने ही खुद ने पूरे समाज को गुमराह किया, जालोर की जो प्रशासन को गुमराह किया गया। जी आसिफ। श्याम, ये तो पुलिस की तरफ से मिली हुई जानकारी है। जहां पर ये महंत थे, आसपास के लोग जो इनके बारे में निजी जानकारियां भी रखते हैं, जिनके साथ इनका उठना बैठना था, मिलना जुलना था, उनसे बातचीत हो पाई होगी, उनका किसी तरीके का बयान या प्रतिक्रिया सामने आई होगी इस महंत को लेकर?
देखिए आसिफ, निश्चित तौर से जो इसके मेहनत के बैकग्राउंड की बात करें तो इसने पूर्व में भी इस तरीके के कई प्रकरण जो किए थे, जिसके अंदर बात की जाए तो ये क्राइम के मामलों में भी सम्मिलित बताया जा रहा है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, लेकिन पुलिस ने हालांकि जब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हालांकि कुछ देर बाद में जालौर पुलिस अधीक्षक है पूरी घटना का खुलासा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से न्यूज 18 के साथ बातचीत में एसपी ने साफ तौर से ये कहा है कि जो मेहनत है पूरी तरीके से खुद ने षड्यंत्र रचा था। लेकिन इस षड्यंत्र रचने में 3 वो लोग शामिल थे जिन्होंने खुद मेहनत की गाड़ी के ऊपर लकड़ी से वार करके कांच तोड़ा था और तमाम प्रकार का जो घटनाक्रम था वो मेहनत खुद ने अंजाम दिया था। तो ऐसे में मेहनत की करतूतें हैं वो बेनकाब हो चुकी है। और आखिर इस तरीके का जो कृत्य करने की वजह क्या रही थी और पूरी घटनाक्रम के पीछे आखिर वजह क्या थी, इन तमाम चीजों की खुलासा है कुछ ही देर में जालौर पुलिस करेगी। जी आसिफ। बिल्कुल शाम इंतजार करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या कुछ जो है एसपी इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं, किस तरह का ब्लैकमेल था, कौन सी बदनामी थी, क्या वो सामने जो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे उनके बारे में जो है किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है। हालांकि जिन पुलिस अधिकारी से आपने बात की उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज्यादा बताना जो है वो उचित नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके जो है वो किस तरीके के ब्लैकमेलिंग की खबरें हैं वो जानकारी मिल पाई है इस बारे में शाम? देखिए आसिफ, जिस तरीके से हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी मामले को लेकर मेहनत के और कुछ लोगों के बीच अनबन चल रही थी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मेहनत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि पैसों का दबाव था या किसी अन्य चीज को लेकर वायरल करने की बात हो या तमाम चीजों को लेकर, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाए। लेकिन मोटा मोटी तौर पर जिस तरीके से हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि वहां पे गाँव में किसी मामले को लेकर मेहनत के साथ अनबन चल रही थी, ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। ऐसे में उन लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए मेहनत ने ये षड्यंत्र रचा था। हालांकि जो पुलिस की जो प्रेस नोट है या प्रेस नोट के अंदर क्या घटनाक्रम रहता है वो खुलासा होगा। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार यही कहना है कि मेहनत ने खुद ने षड्यंत्र गांव में किसी तरीके से जो ब्लैकमेलिंग या बदनामी के डर से ये षड्यंत्र रचा था। हालांकि इस चीजों को लेकर अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर जालौर पुलिस खुलासा कैसे। लेकिन बड़ी रात की खबर यही है कि मेहनत ने 3 दिनों तक जालौर पुलिस को गुमराह किया और आखिरकार वो रेवदर के पास एक नाले के पास में छोड़ने की वो भी झूठी साजिश रची और वहां आबकारी जो थाना था वहां पर पहुंचे। और उसके बाद जालौर की जो पुलिस की टीम है जो हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में, यहाँ जो कोतवाल है, अरविंद राजपुरोहित समान तमाम जो टीमें थी वो देर रात को यहाँ लेकर आ चुकी है। यहाँ जो है कोतवाली पुलिस में ही जो मेहनत को रखा हुआ है वहां पर पूछताछ का दौर जारी है। जी। और आज सीएचए मुलाकात करेंगे प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से। 5 स्वास्थ्य सहायकों का प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की लंबे समय से इनकी मांग है। 1 अप्रैल से शहीद स्मारक पर सीएचए बैठकर धरना दे रहे हैं। तो आज 5 सीएचए का प्रतिनिधि मंडल मिलने जाएगा प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से। सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 3 महीने बाद कहा जा सकता है एक बार फिर से उम्मीद की किरण नजर आई है। सीएचए को उम्मीद होगी कि ये बातचीत आगे बढ़े, मुख्यमंत्री तक जाए और कोई ना कोई रास्ता निकलकर सामने आए। आज की मुलाकात के ये कयास लगाए जा सकते हैं सौरभ? जी बिल्कुल, ये वो भी तब जब 3 महीने तो आंदोलन के इनको हो चुके हैं और फिर इनको शहीद स्मारक से धरने से जो है वो हटा दिया गया। उसके बावजूद भी वार्ता जो है वो हो रही है और बताया जा रहा है कि आज दोपहर में प्रमुख सचिव वित्त के साथ वार्ता जो है वो की जाएगी। जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा ये सूचना दी गई है कि आज दोपहर में अखिल अरोड़ा से उनकी मुलाकात जो है वो कराई जाएगी और उनकी मांगों पर जो है वो उस पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार जो चर्चाएं हुई है उसमें भी कोविड स्वास्थ्य सहायक संविदा कैडर की मांग जो है वो कर रहे हैं और उस पर सरकार राजी नहीं थी। ऐसे में देखना होगा कि आज किस प्रकार की वार्ता होती है और उस वार्ता में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सरकार जो है वो अपने पक्ष पर अड़ी हुई है और उसी तरह समिति जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। तो देखना होगा कि दोनों किस प्रकार से अपनी बातों को जो है वो इसे समाधान की ओर ले जाते हैं। जी सौरभ, ये मुलाकात कब और कितने बजे है और उसके बाद जो है जैसा कि आपने बताया कि शहीद स्मारक से हटा दिया, आगे की रणनीति के बारे में भी सीएचए ने चर्चा की है? देखिए टाइमिंग का अभी जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुआ है इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को,
लेकिन ये जानकारी है कि आज दोपहर में प्रमुख सचिव वित्त से सचिवालय में इनकी मुलाकात जो है वो कराई जाएगी। इस प्रकार की सूचना जो है वो इनके पास पहुंच चुकी है। टाइमिंग अभी जो है वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन जिस प्रकार का इनका आंदोलन चल रहा है, इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जो है वो अलग रणनीति के तहत जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि इन्हें शहीद स्मारक से जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी जयपुर शहर में कई कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो जमे हुए अलग अलग जगहों पर और आगामी रणनीति को लेकर, आंदोलन की रणनीति को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। जी सौरभ, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में दर्दनाक हादसा, सरियों से भरी ट्रॉली में कार घुस गई। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में घाट गेट के पास यह हादसा हुआ। देर रात लोहे के सरियों से भरी ट्रॉली में एक कार जा घुसी। कार सवार 2 युवकों के सिर और शरीर में सरिये घुस गए। एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। दौसा के डॉक्टर प्रवीण के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। दोनों कल दोपहर कार से जयपुर आए थे। शॉपिंग के बाद वापस दौसा लौटते समय इनकी दुर्घटना हो गई। ये वो तस्वीर। और लवली वधवा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। लवली, बेहद दर्दनाक हादसा था। दोनों की शिनाख्त कर ली गई होगी। एक की मौत हो गई है, एक घायल है। क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाही से यह हादसा जो है वो हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की ओर से इस पूरे ट्रैक्टर पर कहीं भी कोई रेड सिग्नल या कहीं पर भी कोई कवर एरिया के अंदर इस तरह के सरियों को ले जाना चाहिए और अनियंत्रित होकर के ये कार जब आ रही थी तो इसमें इनको नजर नहीं आया और इस वजह से शायद ये घटना होना बताई जा रही है। घटना के बाद जो चिकित्सक हैं, दोनों डॉक्टर हैं पेशे से, ये दोनों जयपुर में कल जयपुर के मार्केट में खरीदारी करने के लिए आए थे। रविवार के दिन का उपयोग करने के लिए आए थे, मगर वापस दौसा लौटते समय जो है ये हादसे के शिकार हो गए। देर रात को 1:30 और 2 बजे के बीच की घटना जो है वो बताई जा रही है पुलिस की ओर से। एक्सीडेंट थाना ईस्ट की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली का जो चालक है वो फरार है और जो परिजन है मृतक के परिजन जो है वो आ चुके हैं। मोर्चरी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जो दूसरे चिकित्सक घायल है उनका उपचार जो है गंभीर अवस्था के अंदर जयपुर के ट्रॉमा सेंटर के अंदर इमरजेंसी वार्ड में लगातार चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में वक्त जो है वो लगातार निकलता जा रहा है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक कौन था उसकी पड़ताल अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जिस तरह से जो सुरक्षा उपाय होने चाहिए, कायदे से ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग केवल खेत के लिए किया जाता है, एग्रीकल्चर कार्य के लिए किया जाता है, मगर शहर के अंदर जो है वो पुलिस की नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं जब होती है तब ट्रैक्टर ट्रॉली पर पाबंदी लगाने की बात पुलिस कर रही है। और शहर के अंदर लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली में हैवी लोड जो है वो रखा जा रहा है। उसके बाद जो सरिये हैं जिनको कैप करके पैकिंग करके बाकायदा रेड सिग्नल लगा करके, अलर्ट सिग्नल लगा करके उसको लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ये माना जाता है सरियों को कि इससे कभी भी कोई घटना घट सकती है। तो पैकिंग एरिया नहीं होने की वजह से ये पूरा सरिये की जो ट्रॉली थी इसका सरिया लटका और जो अचानक ब्रेक लगाने की और ट्रैक्टर ने जैसे ब्रेक लगाया तो पीछे से आ रही कार जो थी वो उसमें गई और उसके बाद ये पूरी घटना जो है वो सामने आई है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीकानेर के जयपुर रोड पर सड़क हादसा हुआ। पशु से कार टकरा गई, 2 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 घायलों का ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बीकानेर से खबर, जहां 3 घायलों का ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल इलाज चल रहा है। बीकानेर जयपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है कि हाईवे के ऊपर जानवर आ गया था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। टेम्पो में सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक घायल हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। गंभीर घायल है। युवक को डॉक्टरों ने आगे रेफर कर दिया है। रतनगढ़ के हाईवे पर यह हादसा हुआ। टेम्पो में सवार, ये तस्वीरें सामने आई हैं और इस टेम्पो की स्थिति देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुआ है।
इस टेम्पो के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए और टेम्पो में सवार 2 युवकों की मौत भी हो गई है। पुलिस ने फिलहाल दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। धौलपुर के नेशनल हाईवे 11B पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों सरमथुरा के बिझोली गांव के निवासी हैं। सरमथुरा थाना इलाके के कच्चनपुरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। और स्कूल में ताला जड़ दिया गया। अजमेर में ग्रामीणों ने स्कूल में ये ताला जड़ा है। शिक्षकों की कमी के चलते तालेबंदी की गई। स्कूल के बाहर धरने पर ग्रामीण बैठे हैं। भिनाय के धातोल गांव का ये मामला है। तो फिलहाल इस गांव में स्कूल के बाहर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। स्कूल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस स्कूल पर, सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है। गांव वालों की शिकायत यह है कि इस स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है और जब शिक्षक नहीं है तो स्कूल खुलने का फायदा क्या। और ये स्कूली बच्चे भी बाहर जो है इस धरने में शामिल हैं। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, क्या है ये पूरा मामला? कितने शिक्षक इस समय स्कूल में मौजूद हैं और कितने शिक्षकों की जरूरत है और क्या इस तालेबंदी की खबर शिक्षा विभाग तक पहुंच पाई? देखिए, ये भिनाय तहसील का गांव है धतोल। वहां पर ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहां पर कम से कम 5 शिक्षकों के पदों पर जो है वो लंबे समय से, करीब 1 साल से पद रिक्त चल रहे थे। पिछले सेशन में भी ग्रामीणों ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग को दी थी, लेकिन कोई नई तैनाती वहां पर नहीं हुई। अब जब ये नए सत्र के साथ स्कूलें खुल चुकी हैं, 10 दिन पहले भी ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि अगर शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे तो और आज आक्रोशित ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। जो 10 दिन की मियाद थी वो पूरी हो गई। उसके बाद भी स्कूल के गेट पर ताला लगाकर ग्रामीण जो है वहां पर बैठ गए और जल्द से जल्द जो है रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए, वो समझाइश कर रहे हैं ग्रामीणों के साथ में। आसिफ, अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल बताया जा रहा है शिक्षा विभाग की ओर से प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों के साथ समझाइश की जा रही है। स्कूल में शिक्षकों की कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण और बच्चे स्कूल के बाहर ताला लगाकर इस समय धरना दे रहे हैं। और एक और स्कूल में तालेबंदी। गंगानगर के सूरतगढ़ में तालेबंदी की गई। स्कूल के गेट पर ग्रामीण और बच्चों ने तालेबंदी की। 10वीं कक्षा के रिजल्ट से आक्रोशित हुए ग्रामीण स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टाफ के तबादले की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। तो पहले अजमेर के भिनाय में स्कूल तालेबंदी की खबर, वहां से मसला था शिक्षकों की कमी का और यहां मसला है नंबर कम आने का। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानेकसर में ग्रामीणों द्वारा धरना दिया गया। उसमें ग्रामीणों के साथ में वार्ता करके उनके साथ सहमति बन गई और उन्होंने धरना उठा दिया। और उदयपुर में कर्फ्यू में ढील मिली है। उदयपुर में 12 घंटे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। कर्फ्यू में लगातार ढील बढ़ती जा रही है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। शांति की राह पर अब उदयपुर चल पड़ा है। दोपहर 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो उदयपुर में अब ढील का दायरा बढ़ा दिया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब दोपहर 12 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद में रिव्यू बैठक की जाएगी, समीक्षा होगी। हालात की तस्वीरें लगभग जो है प्रशासन के सामने है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उदयपुर के अंदर इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाए। और इसके अलावा कर्फ्यू में लगातार ढील दी जा रही है। जो 4 घंटे से ढील देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो अब 12 घंटे तक पहुंच चुकी है।
कांड के बाद फैले तनाव के बाद में अब उदयपुर एक बार फिर शांति और अमन की राह पर लौट चला है। आप देखिए कि आज उदयपुर में कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है और उसके बाद में सुबह सुबह का समय है, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़कों पर आप देख सकते हैं, लोगों का सड़कों पर निकलना शुरू हो चुका है। एक तनाव लोगों के मन में 28 तारीख से जब से ये घटना घटित हुई उसके बाद में व्याप्त था, लेकिन अब आप देखिए कि लोग जो हैं पूरे विश्वास के साथ में घर से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि उदयपुर में शांति बहाली हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि उदयपुर में अब कर्फ्यू में ढील दी गई है, अब आप क्या अपना व्यापार वापस कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं ना, हम शांति मिली हमको भी। भाई तो 2-4 दिन घर पे थे ना, तो थोड़ी राहत नहीं मिली खाने पीने का। ये एक चीज़ है, सबके लिए तकलीफ हो गई थी। सब्जी बेची, वो बेचा, ये बेचा, 4-5 दिन वापस हमारे व्यापार पे आ गए। ये जो घटना घटित हुई है कुछ लोगों ने घटित कर दी और उससे पूरे जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। और उस पूरे लोग हिंदुस्तान बर्बाद हुए इससे। सर ये आमजन को बहुत राहत मिली है। इससे क्या गरीब तबका जो है, जो मीडियम क्लास है, जो खाने के लाले पड़े उनके लिए बहुत राहत की बात है। ये कर्फ्यू प्रशासन ने जो डील दी है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और सारे प्रशासन, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो घटना हुई उसके बाद जो तनाव पूरे शहर में आया था, अब आपको लगता है कि उससे राहत मिली है? सर बहुत राहत मिली है उससे। आमजन जो है बहुत मतलब शांति प्रिय है। यहाँ की जनता जो है शांति चाहती है। यहाँ की जनता क्या पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया की शांति चाहती है। 5 दिनों से पर्यटन लगभग शून्य पे आ गया है। कोरोना के कारण उभरे नहीं थे। ये जो घटना हुई है अभी ऑक्यूपेंसी नहीं के बराबर होगी। पर्यटक जो आए थे वो भी सब उदयपुर खाली करके चले गए। अब जैसे जैसे कर्फ्यू की समय सीमा समाप्त होगी फिर हमें उम्मीद है कि हालात पुनः सामान्य होंगे और पर्यटन अपना पुनः रफ्तार पकड़ेगा। काफ़ी समय से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। पहले भी कर्फ्यू लगा था लॉकडाउन में, तभी परेशान थे, अभी परेशान हो गए। उदयपुर में अब स्थिति नियंत्रण में है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार कर्फ्यू में जो ढील देने का जो दायरा है वो बढ़ा है और जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उससे इस बात को माना जा सकता है कि लोगों के मन में वो जो घटना 28 तारीख को घटित हुई थी उसका जो भय था वो काफी हद तक कम हुआ है और एक विश्वास एक बार फिर इस शहर के प्रति जागृत हुआ है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे उदयपुर संवाददाता कपिल श्रीमाली के साथ। कपिल, उदयपुर की तस्वीरें सुकून देने वाली है। जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि उदयपुर के लोगों ने प्रशासन के साथ पूरी तरीके से सहयोग किया है और शायद यही वजह है कि 4 घंटे की ढील अब जो है वो 12 घंटे तक जा पहुंची है। उम्मीद जताई जा रही है कि 12 बजे तक इंटरनेट सेवा भी शुरू हो जाएगी। क्या आगे प्रशासन जो है वो कदम उठा सकता है, कोई जानकारी कपिल? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए ये जो तनाव पिछले कुछ दिनों में देखा गया बहुत जल्दी इसीलिए नियंत्रण में आया है कि जनता और प्रशासन ने संयुक्त रूप से जो है वो जिम्मेदारी संभाली। कल दिनेश एमएन ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि उदयपुर की जनता की जो उनकी मनस्थिति है उसी के आधार पर जल्दी से उदयपुर में स्थिति नियंत्रण में आई है। इतनी जल्दी स्थिति नियंत्रण में होगी ये कल्पना नहीं की गई थी। अभी ये जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर सुकून देने वाली है। लगभग सभी बाजार जो है वो खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, लोगों की आवाजाही सड़कों पर नजर आ रही है। और दूसरी ओर आप देखिए कि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ में है। दोपहर 12 बजे तक ये माना जा रहा है कि इंटरनेट बहाली की जा सकती है और कर्फ्यू में ढील का जो दायरा है संभवतः आज शाम को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर शाम को आला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद में आगामी निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह से छूट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है ये माना जा रहा है कि 3 दिनों में किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। तो अब धीरे धीरे जो कर्फ्यू का जो दायरा है उसे मतलब जो बंदिशें हैं वो सभी बंदिशें हटा दी जाएगी और लोगों को और ज्यादा राहत दी जाएगी। जी आसिफ। कपिल, क्या ये भी उम्मीद है कि अब जब 12 घंटे तक की ढील दे दी गई है, इंटरनेट बहाली की चर्चा वहां पर चल रही है, तो कर्फ्यू को पूरी तरीके से हटा लिया जाए? कर्फ्यू भी माना जा रहा है कि पूरी तरह से 1 या 2 दिन में पूरी तरह से हट जाएगा। फिलहाल ये संभावना है कि जो कर्फ्यू है उसे 4-5 घंटे सिर्फ रात के समय जारी रखा जाएगा 1-2 दिन तक और उसके बाद में रात 24 घंटे जो है वो जो पूरा जो पीरियड है उसमें कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। इसको लेकर चर्चाएं की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है। एक कर्फ्यू हटने के बाद भी, इंटरनेट बहाली होने के बाद भी मॉनिटरिंग प्रॉपर रखी जाएगी। सेंसिटिव इलाकों में कुछ दिनों तक
जाब्ता तैनात रखा जाएगा। जो पुलिस की जो साइबर सेल है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहेगी, क्योंकि यदि इंटरनेट बहाली की जाती है उसके बाद में किसी तरह की अफवाहें ना फैले, गलत तरह के वीडियो का प्रचार प्रसार ना हो, ये कोशिश की जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग के लिए साइबर सेल पूरी तत्परता से तैनात रहेगी। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कन्हैयालाल हत्याकांड मामला, पीड़ित परिवार से मिलेंगे बीजेपी नेता। वसुंधरा राजे उदयपुर जाएंगी, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उदयपुर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलने का कार्यक्रम है। तो अब दो बड़े नाम, दो बड़े कद बीजेपी की तरफ से कन्हैयालाल परिवार से मुलाकात करेंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये दोनों नेता मिलने के लिए, कन्हैयालाल के परिवार से मिलने के लिए उदयपुर पहुंचेंगे। और फोटो वाली सियासत, फोटो का राज क्या है? उदयपुर हत्याकांड के आरोपी की कटारिया के साथ फोटो का मामला। खाचरियावास के आरोपों पर कटारिया का पलटवार। गुलाबचंद कटारिया बोले, फर्जी तरीके से तैयार की गई है फोटो। कोई भी किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा सकता है। मुझे लगता है ये फोटो फर्जी तरीके से तैयार की गई है। उदयपुर एसपी से इसकी जांच की मांग करूंगा। मैं इस शख्स से कभी मिला नहीं। कांग्रेस के लोग बेवजह ऐसे मामले उछालते हैं।